नमस्कार साथियों, मैं नवदीप ओझा सोनी एजुकेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन पढ़ेंगे भारत के भूगोल में कृषि का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में। देखिए साथियों, जो कृषि का महत्वपूर्ण टॉपिक आज जो अपन पढ़ रहे हैं ये क्या है, अपन बोल सकते हैं कि इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या साथियों रीढ़ बोला जा सकता है। किसको? कृषि को। क्योंकि कृषि के बिना क्या है, कुछ भी भारत का डेवलपमेंट या किसी भी देश का डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, कम हो जाता है। आया क्या समझ में? तो अपना आज जो टॉपिक है वो किसके बारे में साथियों? कृषि के बारे में है कि कृषि क्या चीज है। और देखिए साथियों, अपन डायरेक्टली कृषि की क्या साथियों फसलों के बारे में ना पढ़ के उससे पहले अपन क्या पढ़ेंगे कि कृषि के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जलवायु प्रदेश है कृषि के भारत में बने हुए, ठीक है, कुछ बोर्ड हैं, स्पेशली कॉफी बोर्ड कहाँ हैं, जैसे कुछ अनुसंधान संस्थाएं हैं, उनके बारे में अपन पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन कृषि के प्रकार क्या है, कितने प्रकार की कृषि होती है, आया समझ में? या फिर अपन बोल सकते हैं कि कृषि का स्वरूप क्या है, उनके बारे में क्या करेंगे साथियों, डिस्कस करेंगे। आया समझ में? तो अपन साथियों सबसे पहले डायरेक्टली कृषि की फसलें ना पढ़कर क्या है, कृषि के बारे में जो महत्वपूर्ण क्या पॉइंट है पहले वो अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वो आपके लिए बहुत ही क्या है साथियों महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देख सकते हो कि कृषि होती क्या है, किसे बोलते हैं कृषि या खेती, किसे बोलते हैं? देखिए साथियों, भूमि को जोतकर जो अनाज उत्पन्न करने की प्रक्रिया है वो क्या है साथियों, डायरेक्टली बोल सकते हैं अपन क्या है, कृषि है। क्या नाम दिया अपन ने कि भूमि को जोतकर अनाज उत्पन्न करने की प्रक्रिया, अनाज उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है साथियों? कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कृषि कहा जाता है। आएगा सबके समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखिए साथियों, कृषि को अपन क्या बोल सकते हैं, कृषि को अपन भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बोला जा सकता है। क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों बोला जाता है वो भी देखिए। क्योंकि साथियों भारत में लगभग 70% जनसंख्या किस पर डिपेंड करती है? कृषि पर डिपेंड करती है। किस पर? कृषि पर या खेती पर डिपेंड करती है। और कुल क्षेत्रफल का जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उनमें 51% जो क्षेत्रफल है वो किसका है? कृषि का है साथियों। तो लगभग कितना प्रतिशत? इसलिए बोला जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, क्योंकि जो भारत की क्या साथियों 70% जनसंख्या है वो किस पर डिपेंड है? कृषि पर डिपेंड है। और जो टोटल भौगोलिक स्तर है, जो अपने पास क्या है भौगोलिक क्षेत्र है, उसका 51% क्या क्षेत्र है जो किस पे डिपेंड करता है? कृषि पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है साथियों? कृषि पर डिपेंड है। लेकिन साथियों अभी वर्तमान में देखा जाए तो कृषि का जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, धीमे धीमे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो मौसमी प्रक्रिया क्या है अलग अलग होने के कारण, क्योंकि सही टाइम पे बारिश या फिर सभी जगह सिंचाई का प्रोसेस क्या कुएं, नलकूपों या नहरों के द्वारा नहीं होने के कारण, सही समय पे बारिश ना होने के कारण आजकल क्या है कृषि का धीरे धीरे प्रोसेस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब अपन बोल सकते हैं जो भारत की जनसंख्या है वो कृषि पर धीरे धीरे क्या है, कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? कुछ मौसमी प्रक्रियाओं के कारण भी, और कुछ क्या है साथियों कि किसान को पूर्ण रूप से उस फसल का क्या नहीं मिल पाता, उस फसल का यदि अपन माने तो मार्केट में वैल्यू नहीं मिल पाती, उसके कारण से भी क्या है कृषि पर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिपेंडिंग कम होती जा रही है। और लोग दूसरे जो औद्योगिक धंधे हैं उस पर ज्यादा क्या करते जा रहे हैं, ज्यादा महत्वपूर्णता देते जा रहे हैं। आया समझ में यहां तक? बहुत बढ़िया। अब देखिए साथियों, जो कृषि है ये पहले क्या थी साथियों, राज्य सूची का विषय थी। किसका? राज्य सूची का विषय। जो कृषि है जो किसके विषय थी? राज्य सूची का। संविधान में अपन पढ़ते हैं साथियों 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? राज्य सूची और केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची पर जो भी कानून तथा
क्या साथियों नियम बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को है। और यदि समवर्ती सूची पे देखें तो राज्य तथा केंद्र दोनों रूल बना सकती है या क्या कानून बना सकते हैं, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो किसका? केंद्र का। और जो केंद्र सूची है उसमें ऑटोमेटिकली क्या है? केंद्र का। लेकिन राज्य सूची में क्या जो कृषि क्या थी? पहले राज्य सूची का विषय थी। किसका? राज्य सूची का विषय थी। कहां लिखा है? संविधान की 7वीं अनुसूची में। कहां लिखा है? संविधान की 7वीं जो अनुसूची है साथियों, उसमें लिखा हुआ है कृषि के बारे में। ठीक है, कहां लिखा हुआ है? संविधान की 7वीं अनुसूची के परिशिष्ट 14 में, के परिशिष्ट 14 में किसका वर्णन है? कृषि का वर्णन है। किसका वर्णन है साथियों? कृषि का वर्णन है। लेकिन अक्टूबर 2006, कब साथियों? लेकिन क्या है कि अक्टूबर का जब महीना आया, कौन सा? 2006 का। कौन सा? 2006 का। तब क्या किया? राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिश पर कृषि को समवर्ती सूची में क्या कर दिया गया? ट्रांसफर कर दिया गया। किसके द्वारा? किसकी सिफारिश पर यदि आपको पूछा जाए, अक्टूबर 2006 में राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिश पर, क्या साथियों? राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिश पर इसको किस में कर दिया गया? किस में कर दिया गया? ट्रांसफर समवर्ती सूची में। किसमें साथियों? समवर्ती सूची में। आया क्या? सबके समझ में आया क्या? देख लीजिए एक बार वापस थोड़ा सा। कृषि के बारे में अपन ने पढ़ा। डायरेक्टली कृषि या खेती किसे बोलते हैं? जो भूमि को जोतकर अनाज उत्पन्न करने की जो भी प्रक्रिया है वो क्या है साथियों? कृषि है। वो डायरेक्टली क्या है? कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बोला जाता है क्योंकि भारत की जनसंख्या लगभग किस पर डिपेंड करती है? कृषि पर। और 51% जो क्षेत्रफल है वो किस पर है? वो किसका है? कृषि का है। ठीक है, कहां लिखा हुआ है कृषि के बारे में संविधान में? तो पहले क्या थी? राज्य सूची का विषय थी। और कहां लिखा हुआ था? संविधान की 7वीं अनुसूची के परिशिष्ट 14 में क्या लिखा हुआ था? कि ये कृषि है जो राज्य सूची का विषय है। लेकिन अक्टूबर 2006 में, कब साथियों? अक्टूबर 2006 में राष्ट्रीय कृषक आयोग, कौन सा आयोग? याद रखना है यदि आपको पूछा जाए, कृषि को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब ट्रांसफर किया गया? तो याद रखना है कब ट्रांसफर किया गया? 2006 में। किसकी सिफारिश पर किया गया? तो राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिश पर। किसकी? राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिश पर किया गया। यहां तक सबके समझ में आया? आया क्या? बहुत बढ़िया। अब देखिए साथियों, आगे अपन पढ़ते हैं कुछ कृषि के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए, यदि आपको पूछा जाए साथियों, क्या पूछा जाए कि भारत के प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि व खाद्य मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि व खाद्य मंत्री कौन थे? यदि ये क्वेश्चन आया जाए, क्या साथियों डायरेक्टली आपको पूछा जाए, जो क्या संविधान बनने से पहले जो क्या बनी थी अंतरिम मंत्रिमंडल बनी थी साथियों, उसमें कृषि तथा खाद्य मंत्री कौन थे? यदि आपको पूछा जाए तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आया समझ में यहां तक? बहुत बढ़िया। और यही आपको पूछा जाए यदि साथियों दूसरा क्वेश्चन के स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हो गया, क्या साथियों भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद में प्रथम कृषि मंत्री कौन बने? स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये तो था कब? जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, केवल क्या संविधान का क्या हो रहा था? अंतरिम मंत्रिमंडल संगठन बना था, उस समय कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया, लोकसभा और राज्यसभा का क्या हो गया? कार्यभार स्टार्ट हो गया, उसके बाद में कौन थे? तो याद रखना पंजाब। कौन थे साथियों? तो याद रखना आपको कौन थे?
पंजाब राव देशमुख। क्या नाम था साथियों? पंजाब राव देशमुख जी। किसका नाम था? स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री। क्या थे साथियों? स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री। आया सबके समझ में? बहुत बढ़िया। और जो कृषि के महत्वपूर्ण यदि आपको पूछा जाए साथियों, क्या कि राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब? राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? और यही आपको पूछा जाए दूसरा क्वेश्चन साथियों कि केवल किसान दिवस, कौन सा किसान दिवस कब मनाया जाता है? दोनों अलग अलग है। एक तो है महिला किसान दिवस और एक क्या है साथियों? राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। तीसरा क्वेश्चन है साथियों, क्या है कि भारत का पहला कृषि महाविद्यालय, भारत का पहला कृषि महाविद्यालय कौन सा था? तो ये सभी तीनों क्वेश्चन का देख लीजिए एक बार वापस आप, ठीक है। ये हो गया कौन सा? राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, एक किसान दिवस, और एक कौन सा हो गया साथियों? भारत का पहला कृषि महाविद्यालय। आया समझ में? तो यदि आपको पूछा जाए राष्ट्रीय महिला किसान दिवस तो याद रखना है कब? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। कौन सा? राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। डन हो गया। यदि डायरेक्टली पूछा जाए किसान दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखना 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है साथियों? 23 दिसंबर को, केवल किसान दिवस। और यही पूछा जाए कि भारत का पहला कृषि महाविद्यालय कहां पे है तो यह है कहां पे साथियों? यूपी में है, गोविंद वल्लभ पंत विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय। क्या है नाम है साथियों? गोविंद वल्लभ पंत विज्ञान वे तकनीकी महाविद्यालय, पंतनगर। ये पंतनगर कहाँ है? यूपी में। कब? लगभग 1960 में ये क्या था? महाविद्यालय बना था। क्या बना था? महाविद्यालय बना था। आया क्या सबको समझ में? देख लीजिए। एक तो है साथियों के अंतरिम मंत्रिमंडल। कौन सा साथियों? प्रथम अंतरिम जो मंत्रिमंडल बना था उसमें कृषि व खाद्य मंत्री कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी। स्वतंत्र भारत के बाद क्या जब लोकसभा व राज्यसभा संविधान का पूर्ण रूप से निर्माण हो गया तथा क्या है सरकार का जो कार्यभार स्टार्ट हो गया, उसके बाद में कृषि मंत्री कौन थे? तो पंजाब राव देशमुख। महिला किसान दिवस कब? राष्ट्रीय 15 अक्टूबर को। किसान दिवस कब? 23 दिसंबर को। और पहला कृषि महाविद्यालय कब? तो 1960 में गोविंद वल्लभ पंत क्या विज्ञान व तकनीकी महाविद्यालय। कहाँ? पंतनगर यूपी में 1960 में क्या है ये स्टार्ट किया गया था। आया क्या सबके समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखिए साथियों, जैसे भारत का जो क्षेत्र है उसको 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में भी बांटा गया है। कौन कौन से 15 कृषि जलवायु प्रदेश है उनके बारे में भी अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन को देखना है कि कृषि के प्रकार क्या क्या है। क्या साथियों? कृषि के क्या प्रकार है? तो देखिए साथियों, अगला टॉपिक है अपने कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार महत्वपूर्ण क्या है? जो प्रकार है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पहला प्रकार है साथियों निर्वहन कृषि या निर्वाह कृषि। क्या बोल सकते हैं अपन? पहला प्रकार निर्वहन कृषि या निर्वाह कृषि। क्या मतलब है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। निर्वहन कृषि या निर्वाह कृषि का मतलब देखिए साथियों, निर्वहन कृषि या निर्वाह कृषि को ही बोला जाता है परंपरागत कृषि विधि। मतलब परंपरागत औजारों के द्वारा लाभ को ध्यान में ना रखकर केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कृषि की जाती है वो क्या कहलाएगी? निर्वहन कृषि कहलाती है। क्या मतलब हुआ? मतलब परंपरागत कृषि है, जैसे पूर्वज करते थे अपन भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? केवल अपनी घरेलू जो आवश्यकता है उनको पूरा हो जाए,
बस इसीलिए अपन जो कृषि कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, निर्वहन कृषि। तो इसी का दूसरा नाम क्या है साथियों, परंपरागत, क्या है, परंपरागत कृषि विधि, कृषि विधि। या अपन दूसरे शब्दों में इसे क्या बोल सकते हैं कि परंपरागत औजारों के द्वारा, परंपरागत औजारों के द्वारा लाभ को ध्यान में ना रखकर, लाभ को ध्यान में ना रखकर केवल घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, केवल घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कृषि की जाती है उसे अपन क्या बोल सकते हैं, निर्वहन कृषि। क्या बोल सकते हैं साथियों, निर्वहन कृषि। आया क्या समझ में? यदि आपको पूछा जाए निर्वहन कृषि का क्या मतलब है, तो साथियों केवल क्या, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कृषि की जाती है वो क्या है साथियों, निर्वहन कृषि। आया समझ में? देखिए साथियों, इसके बाद में दूसरी कृषि है जिसका नाम है साथियों क्या, स्थानांतरित कृषि। क्या नाम है साथियों, स्थानांतरित कृषि, या इसी को बोला जाता है साथियों क्या, दूसरे नाम में काटो और जलाओ कृषि, और इसी को बोला जाता है ब्रूस फैलो कृषि। ब्रूस फैलो कृषि मतलब क्या हुआ वो देख लीजिए। स्थानांतरण कृषि का मतलब क्या हुआ कि वनों को जलाकर भूमि को साफ करके 2 या 3 साल के लिए जो कृषि की जाती है वो क्या है, स्थानांतरित कृषि है। जब उस भूमि की उर्वरकता कम हो जाए तो उस परत को छोड़कर अगली जगह या मतलब दूसरी जगह पुनः यही प्रक्रिया क्या वापस शुरू की जाती है, उसको बोला जाता है स्थानांतरित कृषि। क्या बोला जाता है साथियों, यदि आपको पूछा जाए कि स्थानांतरित कृषि या काटो और जलाओ कृषि या फिर क्या साथियों ब्रूस फैलो कृषि किसे बोलते हैं, तो क्या आप बोल सकते हो कि वनों को जलाकर भूमि को साफ करके 2 या 3 साल के लिए की जाने वाली, ठीक है, की जाने वाली, जब तक क्या है, जब भूमि की उर्वरकता कम हो जाए, जब भूमि की उर्वरकता क्या साथियों, जब भूमि की उर्वरकता कम हो जाए तो उस जगह को क्या की जाती है, छोड़ दी जाती है। क्या की जाती है, उस जगह को छोड़ करके पुनः दूसरी जगह पर क्या की जाती है, स्टार्ट किया जाता है। उर्वरकता, जब भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है तो उसे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वे वापस पुनः दूसरी जगह पर यही प्रक्रिया वापस दोहराई जाती है, उसी बोला जाता है स्थानांतरित कृषि, काटो और जलाओ कृषि या ब्रूस फैलो कृषि। याद रखेगा 2 कृषियों के बारे में पढ़ा अपन ने, किस किस के बारे में, एक तो है साथियों निर्वहन कृषि या निर्वाह कृषि, और दूसरा है स्थानांतरित कृषि या जलाओ कृषि। निर्वहन कृषि का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली आपको याद रखना है, केवल लाभ को ध्यान में नहीं रखना, केवल घरेलू जो आवश्यकता है उनको पूर्ति के लिए जो कृषि की जाती है, निर्वहन कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या है, जो भी आदिवासी लोग हैं, भील है, वो कृषि करते हैं कौन सी, स्थानांतरित, काटो जलाओ या कौन सी, ब्रूस फैलो कृषि। इसका मतलब क्या हुआ कि वनों को काटा, उसको साफ किया, वहां पे 2-3 साल तक क्या की, कृषि की, जब तक उसकी क्या है, भूमि की उर्वरकता है।
वापस जब उर्वरता खत्म हुई या कम हुई तो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर आगे ट्रांसफर हुए और वापस वही वनों को काटा, सेम प्रक्रिया वापस दोहराई जाती है, उसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। लेकिन कुछ स्पेशली देशों में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है और भारत के जो अलग अलग राज्यों में भी स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए अपन साथियों यदि देखा जाए कि अलग अलग जगह पर किस नाम से जाना जाता है और यदि यही पूछा जाए कि यह कृषि अधिकतर कहाँ होती है, तो याद रखना ये कृषि अधिकतर ये कृषि विश्व में उष्ण व उपोष्ण क्षेत्रों में होती है। अधिकतर कहां पे होगी ये, उष्ण व उपोष्ण जो क्षेत्र है वहां पे अधिक होती है। अब अपन को पढ़ना है विश्व में इस कृषि के उपनाम क्या क्या है। विश्व में इस कृषि के उपनाम मतलब क्या हुआ, स्थानांतरित कृषि को अन्य अलग अलग देशों में क्या क्या नाम दिए गए हैं उनके बारे में। सबसे पहले यदि अपन पढ़ते हैं साथियों, क्या साथियों, एक तो है रे कहां बोला जाता है, तो याद रखिएगा स्थानांतरित कृषि को रे कहां बोला जाता है, तो वियतनाम में। कहां बोला जाता है, वियतनाम। एक तो वियतनाम जगह है वहां पर और दूसरा है कौन सा, लाओस। कौन सा है साथियों, लाओस। यहां पर स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है, रे बोला जाता है। यही आपको पूछा जाए साथियों कि क्या तुंग्या, क्या साथियों तुंग्या कहां बोला जाता है, तो याद रखना तुंग्या बोला जाता है म्यांमार में। कहां बोला जाता है, म्यांमार में। और यही आपको पूछा जाए चाइना, स्थानांतरित कृषि को चाइना कहां बोला जाता है, तो श्रीलंका में। कहां बोला जाता है, श्रीलंका में। दूसरा यदि यही आपको पूछा जाए साथियों लडांग या क्या साथियों, लडांग या लडांग कहां बोला जाता है, तो ये बोला जाता है इंडोनेशिया कहां बोला जाता है, तो इंडोनेशिया में। कहां, इंडोनेशिया में। ठीक है, आया समझ में। यही आपको पूछा जाए कि मिल्पा कहां बोला जाता है, तो मिल्पा बोला जाता है मैक्सिको में। ये क्या है साथियों, ये मैं क्या लिखा रहा हूं, स्थानांतरित कृषि के उपनाम अलग अलग देशों में किस किस नाम से क्या है जाना जाता है उनके बारे में। कि साथियों जैसे स्थानांतरित कृषि को वियतनाम में क्या बोलते हैं, तो आपको बताना होगा रे बोलते हैं। म्यांमार में क्या बोलते हैं, तो तुग्या बोलते हैं। श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है उपनाम, तो चेना बोला जाता है। इंडोनेशिया में लडांग या लडांग, मिल्पा में मैक्सिको बोला जाता है। इसी प्रकार यदि आपको पूछा जाए आगे क्या साथियों कि कोज को कहां बोला जाता है, क्या साथियों, कोज को, तो याद रखना है कोज को स्थानांतरित कृषि को वेनेजुएला में बोला जाता है। वेनेजुएला कहां बोला जाता है साथियों, वेनेजुएला में। आया साथियों समझ में। और रोको कहां बोला जाता है, तो रोको बोला जाता है ब्राजील में। कहां बोला जाता है, ब्राजील में बोला जाता है। ठीक है, और यदि साथियों कोजोको और रोको के बारे में आपको पूछा जाए तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि रोको कहां पर, ब्राजील में, और कोजोको कहां पर, वेनेजुएला में। ठीक है, और कुछ है अलग अलग जगह जहां पर इस स्थानांतरित कृषि का उपनाम है, वो देखिए। एक है मसोले, ये कहां बोला जाता है, तो ये मध्य अफ्रीका में। मध्य अफ्रीका को जो कांगो बेसिन क्षेत्र है वहां पे बोला जाता है क्या, मसोले। और यही आपको पूछा जाए यदि लोगन, बस ये इतने नाम हैं पश्चिमी अफ्रीका में। कहां, पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है, और लास्ट है तावी या टावी, ये पूछा जाए तो ये है मालागासी में। ठीक है, ये क्या है साथियों, अलग अलग देशों में कृषि के
स्थानांतरित कृषि के उपनाम क्या है साथियों? अलग अलग देशों में स्थानांतरित कृषि के उपनाम हैं। विश्व स्तर पर अपन ने क्या पढ़ा? विश्व स्तर पर इस कृषि के उपनाम क्या क्या है? तो देखो वापस देख लीजिए एक बार। वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को या लाओस में स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। 2-3 बार पढ़ोगे तब तक क्लियर हो जाएगा। म्यांमार में क्या बोलते हैं? तो क्या तुंग्या बोलते हैं। श्रीलंका में चेना बोलते हैं। क्या इंडोनेशिया में लडांग या लडांग बोलते हैं। मैक्सिको में क्या बोलते हैं? मिल्पा बोलते हैं। इसी प्रकार मालागासी में तावी या टावी बोलते हैं। अन्य पश्चिमी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में क्या? मसोले बोलते हैं। ब्राजील में रोको और लास्ट होगा वेनेजुएला में क्या? कोजिको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोजिको बोला जाता है। लिख लीजिए एक बार सभी। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे साथियों भारत में अलग अलग राज्यों में स्थानांतरित कृषि के उपनाम क्या क्या है उनके बारे में। जैसे आंध्र प्रदेश में पोदू बोला जाता है, पोड़ू बोला जाता है, ओणम बोला जाता है केरल में, वालरा बोला जाता है राजस्थान में। ठीक है, इसी प्रकार अलग अलग राज्यों में क्या क्या नाम दिया गया है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चलें आगे। देखिए अगला है साथियों क्या? भारत में इस कृषि के उपनाम। लिख लीजिए हेडिंग, भारत में स्थानांतरित कृषि के उपनाम। कृषि के उपनाम क्या क्या है? भारत में स्थानांतरित कृषि के उपनाम क्या क्या है वो देख लीजिए आप। सबसे पहले क्या साथियों? पोदू, पोदू या पोड़ू कहाँ बोला जाता है? तो कहाँ? आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। स्थानांतरित कृषि को आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है? पोदू या पोड़ू बोला जाता है। ठीक है, और यही केरल में क्या बोला जाता है? केरल में बोला जाता है ओणम। क्या बोला जाता है साथियों? एक तो ओनम और यह कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा पोनम। ये कहाँ? तो ये है साथियों कहाँ पर? केरल में। कहाँ है साथियों? केरल में। इसी के अनुसार यदि अगला आपको पूछा जाए कि छिपा कहाँ बोला जाता है? स्थानांतरित कृषि को छिपा। साथियों वर्ल्ड का यदि आप ध्यान में रखो या ना रखो स्थानांतरित कृषि को उपनाम, लेकिन ये याद रखना है साथियों कि क्या भारत में किस राज्य में स्थानांतरित कृषि का क्या नाम दिया गया है, ये आजकल अवश्य पूछा जाता है। क्योंकि साथियों आजकल जो पेपर का फॉर्मेट आ रहा है ये क्या केवल कृषि के बारे में आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से खरीफ की फसल कौन है और रबी की फसल कौन है। ठीक है, ये आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि गेहूं सर्वाधिक कहाँ पे होते हैं, अनाज सर्वाधिक कहाँ पे होते हैं, किसे गन्ने का क्या राजा बोला जाता है, कौन से राज्य को। तो ये चीजें गन्ने का कटोरा, चीनी का कटोरा, धान का कटोरा, तो ये सब चीजें डायरेक्टली क्या आजकल कॉमन चीजें हो गई। इसीलिए आपको क्या थोड़ा सा अगला प्रोसेस करना पड़ेगा। छिप्पा कहाँ बोला जाता है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत का जो गोंड क्षेत्र है, कौन सा? गोंड या गोंड जनजाति द्वारा क्या बोला जाता है? छिपा बोला जाता है। यही आपको पूछा जाए यदि साथियों कि कुमारी कहाँ बोला जाता है? स्थानांतरित कृषि को कुमारी, तो पश्चिमी घाट में, यह अपन बोल सकते हैं केरल का जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट का, उस क्षेत्र में क्या कुमारी बोला जाता है। और खिल आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, खिल स्थानांतरित कृषि को खिल कहाँ बोला जाता है? यह डायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है कि खिल किस प्रकार की कृषि है, तो क्या है? स्थानांतरित कृषि है। क्या है साथियों? स्थानांतरित कृषि। और कहां पर की जाती है? यह हिमालय क्षेत्रों में। कहां साथियों? हिमालय क्षेत्रों में। कहां पर? हिमालय क्षेत्रों में। आया क्या सबके समझ में? अब देख लिए कुछ अन्य राज्यों के बारे में। जुमिंग कृषि सुना होगा सबने, जुमिंग कृषि है। जुमिंग कृषि कहां पर? उत्तरी पूर्वी जो राज्य है, कौन सा? अपने जो उत्तरी पूर्वी राज्य है, सेवन सिस्टर वाले, वहां पे स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं? जुमिंग कृषि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जुमिंग कृषि बोला जाता है। यही आपको पूछा जाए बीवर या वीवर कहां बोला जाता है? बीवर, वीवर या दहिया, तो ये बोला जाता है अपने कहां?
राजस्थान राज्य में। कहाँ पर? राजस्थान राज्य में। सॉरी, ये बोला जाता है बुंदेलखंड एमपी में। कहाँ पर? बुंदेलखंड एमपी में। क्या बोला जाता है? जो बुंदेलखंड क्षेत्र है एमपी का, उसमें स्थानांतरित कृषि को बोला जाता है क्या? बीवर, वीवर या दहिया कृषि। राजस्थान में क्या बोला जाता है? यदि आपको पूछा जाए कि राजस्थान में मुख्य रूप से क्या बोला जाता है, तो राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को बोला जाता है वालरा, वालरा या वात्रा। कहां पर? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। और यही आपको पूछा जाए दीपा कहां बोला जाता है, आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है दीपा के बारे में। दीपा बोला जाता है छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है। कौन सा साथियों? छत्तीसगढ़ का। और वो भी कौन सा? छत्तीसगढ़ का जो बक्सर क्षेत्र है वहां पर बोला जाता है दीपा। वे एक अंडमान निकोबार में भी स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है? दीपा। ये हो गए भारत के क्या साथियों? प्रमुख जो कृषि के क्या साथियों? प्रमुख जो कृषि के उपनाम हैं राज्यों के अनुसार, वो हो गए ये। कौन कौन से हैं? यदि आपको डायरेक्टली पूछा जाए साथियों किसके बारे में कि बताइए खिल किस प्रकार की कृषि है, तो आपको बताना है कि खिल किस प्रकार की कृषि है, किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि है, कहां पर की जाती है, तो हिमालय क्षेत्रों में। जो हिमालय का क्षेत्र है पूर्वी साइड, सॉरी उत्तरी साइड में, उसमें क्या ये खिल कृषि की जाती है। यदि आपको पूछा जाए वालरा या वात्रा, तो वालरा या वात्रा कहां पर साथियों? राजस्थान में की जाती है। यदि आपको पूछा जाए छिपा, तो छिपा है दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वहां पे क्या कौन सी साथियों? छिपा स्थानांतरित कृषि की जाती है। यही साथियों यदि आपको पूछा जाए राजस्थान स्तर पर, अपन पढ़ते हैं जब राजस्थान की ज्योग्राफी, तो बिलों के द्वारा, किसके द्वारा साथियों? बिलों के द्वारा की जाने वाली कृषि कहां पर? पहाड़ी, जो बिलों द्वारा उच्च पहाड़ी का जो उच्च क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को चिमाता बोलते हैं। और वही साथियों उसके पहाड़ी के निचले मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को क्या बोलते हैं साथियों? दजिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दजिया। लिखना है क्या? देख ले, लिख लीजिए अगला अपना, के बिलों के द्वारा उच्च पहाड़ी वाले क्षेत्रों में, क्या? उच्च पहाड़ी वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि, ऊपर पहाड़ों के ऊपर जो अरावली क्षेत्र में, अपने राजस्थान में क्या अरावली जो पर्वतमाला है साथियों, इसके ऊपर की साइड में जो कृषि की जाती है बिलों के द्वारा, उसे बोला जाता है क्या? चिमाता। और यही आपको पूछा जाए कि उच्च पहाड़ी पर ना बिलों के द्वारा ही क्या मैदानी भागों में, इसी पहाड़ी के नीचे का जो मैदानी क्षेत्र, उसमें मैदानी क्षेत्रों में जो की जाने वाली कृषि है उसको बोलते हैं दजिया। क्या बोलते हैं? दजिया। ये भी क्या? एक स्थानांतरित कृषि का ही भाग है। किसका? स्थानांतरित कृषि का ही भाग है। आए क्या समझ में? ये हो गई साथियों कौन सी कृषि हो गई अपने निर्वहन कृषि के बारे के बाद में। जो अभी पढ़ रहे थे अपन वो किसके बारे में है? स्थानांतरित कृषि। पहले पढ़ा आपने विश्व स्तर पर उपनाम, उसके बाद में क्या साथियों? भारत में स्थानांतरित कृषि के उपनाम अलग अलग राज्यों में क्या क्या है। दो प्रकार की अपन ने कृषि पढ़ ली। और तीसरी कृषि है जिसे बोलते हैं साथियों छोटी छोटी कृषि है, शुष्क कृषि। क्या नाम दिया गया है? शुष्क कृषि। ठीक है, तो शुष्क कृषि का मतलब क्या हुआ साथियों? जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो, उन क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है वो क्या कहलाएगी? शुष्क कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? शुष्क कृषि कहलाती है। यही आपको पूछा जाए यदि आर्द्र कृषि, तो आप बोल सकते हो जहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम हो, जहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर तक हो,
उन क्षेत्रों में जो कृषि की जाएगी वो कौन सी कहलाएगी? आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि में आप बोल सकते हो जो गंगा के मध्यवर्ती क्या है साथियों, घाटी क्षेत्र है, वहां पर कौन सा आर्द्र कृषि की जाती है? उत्तरी पूर्वी भाग में और तटीय क्षेत्रों में भी आर्द्र कृषि की जाती है। यदि एग्जाम्पल के तौर पर आपको पूछा जाए तो गंगा का मध्यवर्ती भाग, और यदि आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हो कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग, और एक क्या? तटीय क्षेत्र। कौन सा? तटीय क्षेत्र। ठीक है, इन क्षेत्रों में कौन सी कृषि? आर्द्र कृषि की जाती है। शुष्क कृषि का मतलब क्या हुआ? जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम हो वहां पर शुष्क। आर्द्र कृषि का मतलब क्या हुआ? जहां पर 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो वहां पर आर्द्र कृषि की जाती है। कितने हो गए अपने कृषि के? 4 टॉपिक। अब छोटे छोटे से टॉपिक है। अगला देखो, एक बोला जाता है साथियों, सुना होगा आपने, गहन कृषि। क्या साथियों? गहन कृषि। 5 कृषि कौन सी है अपने? गहन कृषि। गहन कृषि का मतलब क्या हुआ? देखिए, ये कहां पे की जाती है? जहां पर सघन आबादी हो। मतलब क्या हुआ? जहां पर जनसंख्या तो ज्यादा हो लेकिन कृषि की भूमि क्या हो? कम हो। उन क्षेत्रों में क्या कौन सी कृषि की जाती है? गहन कृषि की जाती है। मतलब अपन बोल सकते हैं ये कृषि कहां की जाती है? तो ये कृषि सघन आबादी मतलब जनसंख्या ज्यादा, वे कृषि भूमि की कमी वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि की जाती है? गहन कृषि की जाती है। मतलब क्या हुआ? इसके अंतर्गत क्या अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों का या फिर अपन बोले तो कीटनाशकों का क्या है? यूज किया जाता है। तो अपन लिख सकते हैं क्या साथियों? गहन कृषि में क्या मतलब हुआ? कहां की जाती है? जहां पर क्या आप बोल सकते हो, जहां पर क्या है साथियों? सघन आबादी हो। मतलब जनसंख्या तो ज्यादा हो लेकिन कृषि भूमि क्या हो साथियों? कम हो। कृषि भूमि क्या हो? कम हो। उन क्षेत्रों में कौन सी कृषि की जाएगी? गहन कृषि की जाएगी। कौन सी कृषि की जाएगी? गहन कृषि। इसके अंतर्गत होता क्या है? इसके अंतर्गत कम क्षेत्र में, इसके अंतर्गत कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन के लिए उर्वरकों व रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक खादों का क्या उपयोग किया जाता है? मुख्यतः रूप से यदि आपको पूछा जाए, मतलब अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए, अधिक उत्पादन करने के लिए किसका? उर्वरकों का या रासायनिक खादों का क्या यहाँ पे उपयोग किया जाता है? एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? पंजाब में है, ठीक है, हरियाणा में है और अपना क्या है साथियों? राजस्थान में है। यहां पर यह कृषि होती है। अब आप बोलोगे सर राजस्थान का क्षेत्रफल तो सबसे अधिक है, इसके पास क्या जरूरत पड़ी ये कृषि करने की? तो देखिए साथियों, राजस्थान में जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग क्षेत्रफल तो पूरा अधिक है, लेकिन कृषि योग्य क्षेत्रफल क्या है? बहुत कम है। क्योंकि अपना जो राजस्थान का भाग है वो कैसा है साथियों? मरुस्थलीय भाग है। क्या है? मरुस्थल है। तो वहां पर यदि अपन देखें कृषि का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो वहां पर क्या है? कृषि का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान में क्या है? भूमि कम होने के कारण या उन्नत बीजों का भी इसमें क्या यूज किया जाता है। कम होने के कारण क्या है? ये कृषि की जाती है। अगली देखिए साथियों, एक बोला जाता है विस्तृत कृषि। क्या बोला जाता है साथियों? विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि किसे बोलते हैं? तो देखिए, विस्तृत कृषि बोला जाता है साथियों किसे? कि जनसंख्या के अनुपात में भूमि अधिक होना, उल्टा जनसंख्या के अनुपात में भूमि अधिक होना कौन सी कृषि कहलाएगी? विस्तृत कृषि कहलाएगी। मतलब क्या हुआ? जहां पे जनसंख्या तो कम हो लेकिन भूमि क्या हो?
कृषि योग्य भूमि क्या हो, अधिक हो, तो उनमें क्या चाहिएगा साथियों, उनमें आपको चाहिएगा क्या चीज, कि उनमें आपको कृषि करने के लिए यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता होगी। यहां पर क्या है साथियों, यहां पर अपन बोल सकते हैं, यहां पर कृषि करने के लिए यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता होती है, यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता। आया क्या सबको समझ में? ये हो गई कौन सी, विस्तृत कृषि। दोनों एक दूसरे को उल्टा। गहन कृषि क्या, जनसंख्या ज्यादा भूमि कम। विस्तृत कृषि क्या, भूमि ज्यादा लेकिन जनसंख्या कम। तो यहां पर क्या होगा, जनसंख्या कम है तो काम करने वाले लोग क्या है, कम है। तो यहां पर किन की जरूरत पड़ेगी साथियों, तो यहां पर यांत्रिक उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। किन की, यांत्रिक उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। यहां पे क्या, जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है लेकिन पैदावार कम है, ठीक है। तो पैदावार बढ़ाने के लिए क्या, या तो उन्नत बीजों का यूज करो, अच्छे बीजों का, या फिर उर्वरकों का या रासायनिक खादों का यूज करके क्या है साथियों, जो कृषि की जाती है जिसे बोलते हैं गहन कृषि। क्या बोल सकते हैं साथियों, गहन कृषि। अगली देखिए साथियों, जो अपनी कृषि है कौन सी हो गई, विस्तृत कृषि हो गई। इसके बाद में साथियों व्यापारिक कृषि या वाणिज्य कृषि। कौन सी है साथियों, व्यापारिक कृषि या वाणिज्य। मतलब क्या हुआ, देखो व्यापार की दृष्टि से जो कृषि की जाती है, क्या साथियों, व्यापार के लिए जो कृषि की जाती है, निर्यात के लिए सामान या कृषि की जो पैदावार हो रही है उसको निर्यात करने के लिए जो कृषि की जाती है वो कौन सी कृषि है साथियों, व्यापारिक कृषि। निर्यात की दृष्टि से की जाने वाली कृषि, निर्यात की दृष्टि से की जाने वाली कृषि, किस लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए, अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए। केवल किसके लिए, यदि क्या वो कृषि व्यापारिक कृषि किसे, जहां पर अधिकतम लाभ प्राप्त हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। इसलिए यदि अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, मतलब अधिक पैदावार बढ़ाना है, तो किसका यूज लोगे आप, उर्वरकों का या रासायनिक खादों का। तो यहां पे क्या है साथियों, उर्वरक तथा रासायनिक खाद का अधिक यूज किया जाता है। बोल सकते हो अधिक यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इस कृषि का मतलब यही है, ये कृषि जहां पर होती है इस कृषि का मतलब ये है कि अधिकतम क्या हो, पैदावार हो और उसको क्या किया जाए, निर्यात किया जाए, मतलब आगे सेल किया जाए। यदि सेल पैदावार बढ़ानी है, सेल करनी है, तो क्या उर्वरकों का या रासायनिक खादों का यूज करके अधिक पैदावार को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। ये भी क्षेत्र कहां पर है, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात में ये क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से क्षेत्र है, जैसे पंजाब है साथियों, हरियाणा है, यूपी है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। यहाँ पे लगभग सब कौन सी, यही कृषि की जाती है। कौन सी, व्यापारिक कृषि। कौन सी साथियों, व्यापारिक कृषि। ठीक है, अब ये लगभग अपनी कृषियों का हो गया। कुछ छोटे छोटे और कृषि के टाइप हैं, वो भी देख लीजिए कौन से हैं साथियों। एक बोला जाता है साथियों अनुबंध कृषि। याद रखना, अनुबंध कृषि के बारे में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अनुबंध कृषि क्या है, किसान को किसी फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए वो किसान सीधे डायरेक्टली किससे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कनेक्टेड हो जाता है। क्या साथियों, कि किसान पैदावार कर रहा है और डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी से। समझ में आया, बहुराष्ट्रीय कंपनी से कनेक्ट हो गया कि मैं यहाँ पे पैदावार करूंगा और डायरेक्टली क्या आपको सेल करूंगा। इन दोनों के मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी और किसान के बीच में क्या हो जाता है, अनुबंध हो जाता है, मतलब एक डील हो जाती है, उसको बोला जाता है अनुबंध कृषि। किसे बोला जाता है, अनुबंध कृषि। तो आप बोल सकते हो किसान को उचित, क्या बोल सकते हो साथियों, किसान को उचित, किसान को किसी फसल का, किसान को किसी फसल का उचित मूल्य
प्राप्त हो, इसलिए वह बहुराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अनुबंध हो जाता है, उसे कौन सी कृषि बोलते हैं? अनुबंध कृषि। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलती है किसानों को कि आप पैदावार बढ़ाओ और आपकी जो भी फसल है वो कौन खरीदेंगे? हम खरीदेंगे। तो ये क्या, इन दोनों के बीच में डील फाइनल हो जाती है। क्वेश्चन आया था साथियों कि अनुबंध, भारत में अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला प्रथम राज्य क्या? साथियों क्वेश्चन क्या आया था? भारत में, इधर लिख रहा हूं, भारत में अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? यदि आपको पूछा जाए प्रथम राज्य कौन सा था? कौन सा? भारत में अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला यदि प्रथम राज्य पूछा जाए साथियों तो याद रखना है तमिलनाडु था। कौन सा था? कौन सा था? तमिलनाडु था। कौन सा था साथियों? तमिलनाडु था। सबके समझ में आया ये चीज? आई क्या क्लियर? कितने हो गए? 8। 2 और हैं केवल अपने। एक तो है साथियों कौन सी? जैविक कृषि। कौन सा है? जैविक कृषि। सबको पता होगा जैविक कृषि के बारे में। एक बार पढ़ोगे तो आपके ये डायरेक्टली सब क्लियर हो जाएंगे। अपन थ्योरी लिख रहे हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी आप जब पढ़ोगे साथियों तो 1 मिनट में सब क्लियर हो जाएंगे। जैविक कृषि क्या हो गया? यदि ऐसी कृषि जिसमें क्या साथियों, रासायनिक कीटनाशकों व रासायनिक खादों का प्रयोग ना करके, बिल्कुल ना करके साथियों केवल जैविक व प्राकृतिक खाद का यूज करके कृषि की जाती है, उसको बोला जाता है क्या? जैविक कृषि। देश का क्या साथियों पहला पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य है तो वो कौन सा है साथियों? सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। तो देख ले, अपन लिख सकते हैं साथियों ऐसी कृषि, क्या लिख सकते हैं? ऐसी कृषि जिसमें रासायनिक खाद वे क्या साथियों, रासायनिक कीटनाशकों, रासायनिक खाद, उर्वरकों वे कीटनाशकों का उपयोग ना लेकर केवल प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है, का यूज किया जाता है, वो कौन सी कृषि कहलाएगी साथियों? जैविक कृषि कहलाएगी। जहां पर क्या है पूर्ण रूप से रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक तथा क्या है रासायनिक कीटनाशकों का बिल्कुल भी क्या है साथियों यूज नहीं लिया जाता। पूर्ण रूप से क्या हुआ प्राकृतिक खाद या अपन बोल सकते हैं जैविक खाद, प्राकृतिक खाद या अपन क्या बोल सकते हैं प्राकृतिक या कौन सी साथियों जैविक खाद का यूज किया जाता है, वो कौन सी? जैविक कृषि कहलाती है। और यही आपके यदि क्वेश्चन आ जाए साथियों कि भारत का पहला पूर्ण जैविक कृषि राज्य तो कौन सा है साथियों? सिक्किम में। कौन सा बना है? सिक्किम। सिक्किम राज्य में बिल्कुल भी कोई सी भी कृषि में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का यूज नहीं किया जाता है। वो केवल किस पर डिपेंड है साथियों? वो केवल जैविक कृषि पर डिपेंड है। मतलब रासायनिक खादों को बिल्कुल छोड़ करके प्राकृतिक तथा जैविक खाद पर ही यूज होता है। और यही आपको पूछा जाए यदि राजस्थान के स्तर पर साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो पूर्णतः जैविक कृषि वाला जिला बन गया? कौन सा? राजस्थान में यदि आपको पूछा जाए, राजस्थान में पूर्णतः जैविक कृषि वाला जिला, जैविक कृषि वाला जिला, तो याद रखना है कौन सा है? कौन सा है साथियों? डूंगरपुर है। कौन सा है? डूंगरपुर। कौन सा है?
डूंगरपुर। आया क्या सबके समझ में? ये हो गया किसके बारे में साथियों? कृषि के बारे में। अंतिम कृषि का प्रकार है वो है साथियों मिश्रित कृषि। मतलब क्या हुआ मिश्रित कृषि का? सबको बता देता हूं। मिश्रित कृषि का मतलब हुआ साथियों कृषि के साथ पशुपालन। कृषि के साथ पशुपालन वो कौन सी कहलाएगी साथियों? मिश्रित कृषि कहलाएगी। ये 10 प्रकार है मुख्यतः कृषि के, जिनमें से क्या कहीं ना कहीं छोटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। वापस देख लीजिए जो अपन ने स्टार्टिंग किया साथियों, वो क्या है साथियों? कृषि के बारे में पढ़ा। किसे बोलते हैं? अनाज को उगाना। कृषि कहां पर अनाज को? भूमि को खोद करके या भूमि को क्या जोत करके जो अनाज उगाया जाता है वो कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या रीढ़ क्यों है? अधिक जनसंख्या इस पर डिपेंडिंग है और क्षेत्र भी अधिकतर इस पर कृषि पर डिपेंडिंग है। लेकिन आजकल का जो प्रोसेस चल रहा है वो कृषि से धीरे धीरे क्या है दूर हटते जा रहे हैं, क्योंकि मानसूनी प्रभाव के कारण सही समय पर क्या बारिश ना होने के कारण लोग क्या है धीरे धीरे उससे हटते चले जा रहे हैं। किस सूची का विषय? पहले राज्य सूची का विषय थी, ठीक है। सातवीं अनुसूची में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कृषि किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। तथा जब 2006 में राष्ट्रीय कृषक आयोग के द्वारा इस कृषि को किस में ट्रांसफर कर दिया गया? समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर अपन ने पढ़ा अंतरिम कृषि मंत्री। तो अंतरिम कृषि मंत्री पूछे जाए तो कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत का प्रथम कृषि मंत्री तो पंजाब राव देशमुख। फिर अपन ने 3 पढ़ा था शायद साथियों, किसान, राष्ट्रीय किसान महिला दिवस, किसान दिवस और कौन सा साथियों? एक विश्वविद्यालय के बारे में, ठीक है। तो देखिए साथियों किसान महिला दिवस 15 अक्टूबर और किसान दिवस 23 दिसंबर और विश्वविद्यालय कहाँ है? पंतनगर में पहला विश्वविद्यालय खुला था। फिर अपन ने कृषि के प्रकार पढ़े। कितने पढ़े? लगभग 10 कृषि के प्रकार पढ़े। निर्वहन कृषि किसे बोलते हैं? कुछ याद रखना नहीं है। निर्वहन मतलब अपना निर्वाह करने के लिए, मतलब घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। कोई इनको बेचना ऐचना नहीं है, केवल घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए उसके लिए जो कृषि की जाती है वो निर्वहन कृषि। स्थानांतरित कृषि मतलब भूमि को वनों को काटा, साफ किया, वहां पे कृषि की। 2-3 साल तक जब वहां की क्या है पैदावार अच्छी हुई तब तक कृषि की उर्वरकता खत्म हुई, अगला नेक्स्ट स्टेप दूसरी जगह पर यही प्रोसेस वापस क्या स्टार्ट किया, वो कृषि क्या कहलाती है? स्थानांतरित कृषि। अब स्थानांतरित कृषि का अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो अपने लिख दिया। अधिकतर ये स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है? तो याद रखना उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रों में, या उष्ण तथा उपोष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र है उनमें होती है। कौन सी? स्थानांतरित कृषि। ये हो गए साथियों विश्व स्तर पर कृषि के उपनाम कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन ने क्या किया? डिस्कस किया। आया क्या सबके समझ में? बहुत बढ़िया। फिर अपन ने पढ़ा साथियों किसके बारे में? स्थानांतरित कृषि के उपनाम राज्य स्तर पर के अलग अलग राज्यों में इस स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है उनके बारे में। जैसे पोदू या पोडू कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ओणम या पोणम कहां पर? केरल में। इसी प्रकार छिप्पा कहां पर? तो दक्षिण भारत में। कुमारी कहां पर? पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है केरल का उसमें। खिल कहां पर? हिमाचल में। वालरा कहां पर? राजस्थान में। दीपा आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है। डायरेक्टली यही ऑप्शन था साथियों छत्तीसगढ़ के बक्सर क्षेत्र में। कौन सा साथियों? छत्तीसगढ़ का जो बक्सर का क्षेत्र है वहां पर ही, और अंडमान व निकोबार द्वीप में। जुम्मिंग कृषि उत्तरी पूर्वी राज्यों में। देखिए साथियों अपन को क्या करना है, जो तैयारी करनी है वो ऐसी हटके तैयारी करनी है, क्योंकि कॉमन चीजें तो साथियों सभी पढ़ते हैं। अपन ये सोचेंगे यार 2 नंबर का 2 क्वेश्चन आएंगे तो क्या है, लेकिन वो ही 1 या 2 नंबर आपको क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ा सकते हैं, सब स्पीड से आगे खड़ा कर सकते हैं। इसलिए अपन को ये प्रक्रिया करनी बहुत जरूरी है। फिर अपन ने पढ़ा साथियों भीलों के द्वारा, स्पेशली राजस्थान में भीलों के द्वारा क्या है अरावली क्षेत्रमाला के ऊपर की साइड में जो कृषि की जाती है चिमाता, और उसी पर्वतमाला के नीचे की साइड पहाड़ों में जो मैदानी भाग है वहां की जाती है, उसको बोलते हैं क्या? दजिया। क्या बोलते हैं? दजिया बोला जाता है, ठीक है। शुष्क कृषि जहां पर 50% से क्या हो 50 सेंटीमीटर से क्या हो कम वर्षा हो वहां पर शुष्क, और आर्द्र जहां 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो वहां पर आर्द्र कृषि की जाती है। आया समझ में? गहन कृषि, देखो गहन नाम से पता चल रहा है, गहन मतलब जनसंख्या बहुत ज्यादा है लेकिन भूमि क्या है? बहुत
कम है। यदि जनसंख्या ज़्यादा है और भूमि कम है और इसकी आवश्यकताओं को सबको यदि भोजन की प्राप्ति करना है तो वो क्या करेगा साथियों? पैदावार बढ़ाएगा। किससे बढ़ाएगा? उर्वरकता, रासायनिक कीटनाशक, उर्वरक और खाद डालकर क्या कराएगा? उनकी पैदावार बढ़ाएगा। आया समझ में? कौन कौन से क्षेत्र है वो मैंने स्पेशली रूप से आपको बता दिया, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के। फिर है साथियों विस्तृत कृषि। विस्तृत का उल्टा हो गया गहन का। अब हो गई जनसंख्या कम, क्षेत्रफल हो गया ज्यादा, काम कौन करे? इतने क्या जनसंख्या है नहीं, तो काम करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी साथियों? यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो कौन सी होगी साथियों? विस्तृत कृषि होगी। अगला कौन सा है साथियों? ये होगी कौन सी? विस्तृत कृषि। इसके बाद में साथियों व्यापारिक कृषि या वाणिज्य कृषि। मतलब क्या हुआ? व्यापार करने के लिए जो कृषि की जाती है। अब व्यापार करने, यदि आप अपन कृषि के लिए, व्यापार के लिए कृषि कर रहे हैं तो अपन क्या? पैदावार बढ़ाएंगे। पैदावार बढ़ाएंगे तो किस चीज से बढ़ाएंगे साथियों? उसमें रासायनिक उर्वरक है, खाद है, ये सभी डाल करके क्या उसकी पैदावार बढ़ाएंगे। कौन कौन से राज्य हैं वो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दी। अनुबंध कृषि क्या हुआ? आप कृषि कर रहे हैं और आपको क्या है? क्या है? किसान है लोग हैं, जैसे अपन सब क्या है? किसान लोग हैं। तो क्या करेंगे साथियों कि उस फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो गए? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से कनेक्ट हो गए कि हम पैदावार करेंगे और आप इसको खरीदेंगे। या बहुराष्ट्रीय कंपनी के बीच में इनका डील हो जाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहती है आप अधिक से अधिक पैदावार कीजिए और क्या हमें दीजिए। ये डील फाइनल हो जाती है तो वो कौन सी? अनुबंध कृषि कहलाती है। और अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला यदि पहला राज्य पूछा जाए तो कौन सा है साथियों? तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। इसके बाद में कौन सा है साथियों? इसके बाद में अपने जैविक कृषि। जैविक कृषि सबको पता है, सिक्किम राज्य ऐसा है जो पूर्णतः जैविक राज्य है, ठीक है, पहला। और यदि राजस्थान में पूछ ले ऐसा जिला तो याद रखना है डूंगरपुर। कौन सा साथियों? डूंगरपुर ऐसा जिला है जो पूर्णतः जैविक जिले के रूप में गिना जाता है। आया क्या? सबको समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद हो गया क्या साथियों? मिश्रित कृषि क्या है? कृषि के साथ साथ जो पशुपालन किया जाता है वो क्या कहलाता है साथियों? मिश्रित कृषि कहलाता। डन हो गया सबको? बहुत बढ़िया। अब है साथियों कृषि क्रांतियां। अब अपन को इसके बाद में पढ़ेंगे साथियों कृषि की क्रांतियां और कृषि के स्वरूप कि कौन कौन सी क्रांतियां आई कृषि के लिए स्पेशली रूप से, जैसे ठीक है वो सभी पढ़ेंगे। आलू उत्पादन के लिए कौन सी, हरित क्रांति कब आई, ये सभी पढ़ेंगे अपन क्या साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपके जो भी कृषि का जो अपन ने पढ़ा इसको क्या कीजिए, आप एक बार वापस बढ़िया ढंग से क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से अपन कृषि का टॉपिक पढ़ेंगे साथियों, क्योंकि रीट के लिए, आपके लिए, किसी भी एग्जाम के लिए स्पेशली रूप से ये जो कृषि का टॉपिक है इसमें से 2 या 4 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अपन को ये लगता है जैसे बोर्ड के बारे में पूछ लिया, ठीक है, तो बोर्ड के बारे में पूछ लिया कि ये कौन सा साथियों, यदि पूछ लिया आपको साथियों के कृषि संगठन के बारे में कि चावल अनुसंधान संगठन कहाँ है, तो आप बोलोगे ये तो क्या कृषि, ये तो अन्य महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से, लेकिन ये सब कृषि में से ही पूछे जाते हैं। इस कुल मिलाकर 4 या 5 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से मिलते हैं, इसलिए अपन को बहुत अच्छी तरीके से इसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद साथियों।